मैं आफाक अहमद मोहम्मद इलियास बद्र सिरिया हाजिर हूँ खतरी सुपर लीग एडिशन 6 की पॉडकास्ट के साथ। इस पॉडकास्ट जो कि एपिसोड नंबर 1 है, स्पॉन्सर किया है केमी कलर एंटरप्राइजेज़ ने। इस पॉडकास्ट का मकसद ड्यूरिंग द टूर्नामेंट जो हमें परफॉर्मेंसेस मिलेंगी उन्हें हम डिस्कस करेंगे। जो मैचेस की सूरत हाल होगी, टीम्स की जो कारकर्दगी होगी, हम उन्हें डिस्कस करेंगे। आज चूँकि पॉडकास्ट का एपिसोड नंबर 1 है तो हमने ये ज़रूरी समझा कि हम इस टूर्नामेंट के रूह रवा जो कि हमारी जमात के स्पोर्ट्स सेक्रेटरी हैं, उनके मरहूम ने मिन्नत ये टूर्नामेंट हो रहा है, हम उन्हें दावत दें और उनसे हम ये बैठ कर डिस्कस करें कि इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज़ करने में क्या क्या एफ़र्ट्स दरकार होंगी, इस टूर्नामेंट के अंदर क्या क्या चीज़ें रूल्स एंड रेगुलेशन के तौर पर इम्प्लीमेंट की जाएंगी और वो टीम्स के साथ क्या एक्सपेक्ट करते हैं और वो फ्रेंचाइजीज़ के साथ क्या क्या एक्सपेक्ट करते हैं। तो आज की इस पॉडकास्ट में हमारे मेहमान हैं खतरी जमात की आगेवान कमेटी के स्पोर्ट्स सेक्रेटरी फ़हील अहमद गुलाम फ़ारूक दूधवाला। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आफक भाई आप सुनाएं, खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। तो इस टूर्नामेंट का बाकायदा आगाज़ होने जा रहा है इंशाल्लाह और कल हमारे टूर्नामेंट के ओपनिंग मैचेस खेले जाएंगे। तो उससे पहले मैं थोड़ा सा आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जो जमात की हिस्ट्री रही है, इसमें इस टूर्नामेंट को तकरीबन 3 महीने पहले अनाउंस किया जाता है, फिर उसके बाद फॉर्म कलेक्शन की जाती है, फिर ऑक्शन सेरेमनी होती है, फिर सारी चीज़ें इस तरीके से चलती हैं। लेकिन इसके अंदर ये ड्यूरेशन होता है तकरीबन 3 महीने का। अक्टूबर से ये टूर्नामेंट अनाउंस होता है और फिर उसके बाद ये चलते चलते दिसंबर तक इसकी सारी चीज़ें कंप्लीट होती हैं। लेकिन इस मरतबा हमने ये देखा कि ये टूर्नामेंट बहुत एक समझे 11th आवर के अंदर अनाउंस हुआ और 4-5 दिनों में ही आपके पास एंट्रीज़ आ गई और उसके बाद आपने ऑक्शन भी ऑर्गेनाइज़ कर लिया। तो ये इसके पीछे क्या रीज़न्स हैं? देखें, एग्जैक्टली होता ये था कि जब टूर्नामेंट हम 3 महीने पहले अनाउंस करते थे तो लोग 11th आवर पे ही आते थे, फॉर्म भी 11th आवर पे फिल हो रहे होते थे, हर चीज़ 11th आवर पे होती थी। तो हमने सोचा हम अपना भी टाइम थोड़ा सा सेव करें और हम टाइम ड्यूरेशन ही इतना दें कि वो 11th आवर ही हो उनके लिए। ठीक तो है। इस वजह से हमने किया और साथ में फिर एक हफ़्ता हमने फॉर्म के लिए रखा था, फॉर्म कलेक्शन, कैटेगरीज बनाना करना, क्योंकि हमने इस मरतबा कैटेगरीज भी जो थी वो हमने मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर के पर मैच के अकॉर्डिंगली हमने कैलकुलेट किया था और वैसे बनाई थी। और फिर एक हफ़्ते बाद ऑक्शन हुआ, टीम सेलेक्शन हुई और प्रोसेसेस चलते रहे। अब इंशाल्लाह कल हमारा पहला मैच खेला जाने वाला है जो कि आसफाबाद क्रिकेट ग्राउंड में है 6 बजे। लेकिन जो न्यूज़ आ रही थी, जो मुख्तलिफ़ चैनल से हमें जो न्यूज़ मौसूल हो रही थी, आपका टूर्नामेंट किसी और ग्राउंड के अंदर मुनक़िद था। मतलब ये जो ओपनिंग मैचेस थे वो किसी और ग्राउंड में होने वाले थे, लेकिन कोई ऐसी मिसहैप्स हुए हैं जिसकी वजह से आपको ये टाइम और क्योंकि शेड्यूल जो आपने इशू किया था वो मॉर्निंग और सेकंड हाफ का था, लेकिन अब जो है वो मैचेस नाइट में खेले जा रहे हैं, तो उसके पीछे क्या रीज़न्स हैं? देखें, एग्जैक्टली ये था कि हमने कोई टूर्नामेंट के लिए कोई स्पेसिफिक ग्राउंड बुक नहीं किया है। कोई भी जो भी ग्राउंड अवेलेबल होगा, क्योंकि बहुत शॉर्ट नोटिस पे टूर्नामेंट हुआ है, तो जो भी ग्राउंड अवेलेबल होगा तो हम फर्स्ट हाफ और सेकेंड हाफ में वो मैचेस करवा देंगे। हाँ, ये बात आपकी ठीक है कि इस संडे का जो ग्राउंड बुक था तो वहाँ पर एक इवेंट आ गया उनकी कम्युनिटी का, तो जिसकी वजह से हमें टाइम चेंज करना पड़ा। तो हमने वो ग्राउंड आसफाबाद में शिफ्ट किया। 6 से 9 कंटिन्यूस टीम की एफर्ट थी। अगर मैं नाम लूँ तो फजल अब्बास, गुलाम अब्बास सित्तरवाला, वो दिन रात लगे रहे क्योंकि मंगल को हमारे पास न्यूज़ आई थी और पूरे दिन के लिए मतलब 4 हाफ का ग्राउंड मिलना आजकल बहुत मुश्किल हो जाता है। तो फजल की कंटिन्यूस एफर्ट्स थी, सोली उन्होंने सबसे कोऑर्डिनेट किया और ये ग्राउंड हमारा अरेंज करवाया। ठीक है, तो आपका चलें, ये तो आपके टूर्नामेंट के अंदर एक चैलेंज आया स्टार्ट में ही और आपने उसे अच्छे तरीके से खुश असलूबी से इसको निपटा लिया है और ये टूर्नामेंट अपने मुकर्ररा दिन और अपने मुकर्ररा टाइम पर तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन अपने मुकर्ररा दिन पर स्टार्ट होगा। एक चीज़ वो आपने मज़ीद कंसिडर की होगी, चूँकि ये टूर्नामेंट अब मार्च तक ये कैरी ऑन करेगा, तो मार्च ही में एक्सपेक्टेड है कि रमज़ान फॉल करेगा, तो उसके बीच में भी आपको हो सकता है कि कोई ऐसी चीज़ें फेस करनी पड़ें कि जिसकी वजह से
क्योंकि कराची के हालात और इसके अलावा मौसम की प्रिडिक्शंस, क्योंकि अब आहिस्ता आहिस्ता जो है वो मौसम जिस तरीके से वेदर चेंजेस आ रही हैं, तो हम किसी वक्त भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बारिश भी हो सकती है। तो उस हवाले से आपकी क्या प्रिपरेशंस हैं? देखें, हमने ये जो शेड्यूल बनाया था या टूर्नामेंट जो अनाउंस किया था, तो उसमें हमने देखा था कि 22 मार्च को रमज़ान स्टार्ट होगा, तो हमारे पास 18 मार्च तक की फ्लेक्सिबिलिटी है और हमारा जो फाइनल खेला जाएगा वो 11 मार्च खेला जाएगा। मतलब उसके बाद भी एक हफ्ते का ग्रेस टाइम हमारे पास है कि अगर अनफॉर्चुनेटली कोई ग्राउंड हमारा कैंसिल होता है तो हमारे पास ग्रेस एक वीक पड़ा हुआ है। तो हम कोशिश तो यही करेंगे कि हमारे फ्यूचर में कोई मैचेस जो हैं वो कैंसिल ना हो और जो शेड्यूल्ड टाइम है और जो पहले से ही हमने संडेज़ रखे हुए हैं, जो मैचेस रखे हुए हैं, हम उसी को ही कैरी ऑन करें। हम इस चैप्टर को तो हम क्लोज़ करते हैं, अब हम आगे बढ़ते हैं टूर्नामेंट के अंदर मज़ीद। मुझे ये बताएं कि इस टूर्नामेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन के हवाले से कोई चेंजेस या कोई ऐसी चीज़ जो कि मतलब एक्सपेक्टेड हैं, जो नई चीज़ें इंट्रोड्यूस कुछ करवाई हैं आपने, वो क्या हैं, उसके बारे में थोड़ी सी हमें इन्फॉर्मेशन दें। देखें, काफ़ी चीज़ें इस मरतबा नई हैं, लेकिन कुछ हमने ऑडियंस के लिए सरप्राइज़ रखी हुई हैं, तो मैं उनका जिक्र अभी नहीं करूँगा। तो जब ऑडियंस ग्राउंड में आएगी तो वो खुद उसको एविडेंट करेंगे। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे कि हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब ने कहा था कि क्यों ना इस मरतबा हम सारे मैचेस लाइव दिखाएं, क्योंकि लास्ट टाइम जब फाइनल हमने लाइव करवाया था तो ओवरसीज़ जो खतरी थे उन्होंने भी काफ़ी उसको अप्रिशिएट किया था और फैमिलीज़ ने हमारे काफ़ी इन्जॉय किया था। अब फैमिलीज़ हर मैच में उनका आना पॉसिबल नहीं होता, तो इसी को ही टारगेट करते हुए इस मरतबा जनरल सेक्रेटरी ने कहा कि हम सारे मैचेस लाइव करवाएंगे। तो वो हर मैच आप घर पे बैठ के लाइव देख सकते हैं अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ या ग्रुप्स में, अपने फ्रेंड सर्कल में। और मैं आपको दावत देता हूं कि आप ग्राउंड में भी आएँ, ग्राउंड में भी ज़रूर आएँ और वहां आके मैच को एंजॉय करें। ये एक बहुत अच्छी बात है कि आपने टेक्नोलॉजी को यूज़ करने का प्रोग्राम बनाया है अपने टूर्नामेंट के अंदर। ये मेरा गालिबन हमारी कम्युनिटी की फ़र्स्ट टाइम होगा कि हम पूरे टूर्नामेंट की लाइव कवरेज करेंगे और ये जमात के यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल होगा। जी एग्जैक्टली, ये यूट्यूब चैनल पे ना ब्रॉडकास्ट हो रहा होगा, जिसका लिंक हमारे जमात के फेसबुक पेज पे ना पब्लिश कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इसके साथ साथ अब मुझे आप रूल्स एंड रेगुलेशन के हवाले से कुछ बताएं। टीम्स के रूल्स एंड रेगुलेशन किस तरीके से इम्प्लीमेंटेशन हो रही है या कोई ऐसी ख़ास बात जो कि इस मरतबा टीम्स को ख्याल रखनी है? देखें, इनिशियल जो हमारी फ्रेंचाइजीज से मीटिंग हुई थी तो उसमें तमाम रूल्स एंड रेगुलेशन मैंने बता दिए थे, तो हमारे काफ़ी हमने इम्प्रूवमेंट्स किए रूल्स एंड रेगुलेशंस में और हम चाह रहे हैं कि हम अगर इतना अच्छा टूर्नामेंट करते हैं ऑर्गेनाइज तो हम उसको एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे करें, तो वही रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो हों। जैसे कि पास्ट टूर्नामेंट से देखा गया है कि काफ़ी लोग ऐसे होते हैं, काफ़ी प्लेयर्स होते हैं जो पान भी उनके मुंह में होता है या गुटखा होता है या डगआउट में बैठ के वो स्मोकिंग कर रहे होते हैं। लेकिन है ना, देखें ये चीज़ें जो है वो हमारे एक कल्चर का हिस्सा बन गई हैं। ठीक है, आप एक अच्छी एफर्ट कर रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि हम इसको एज एन स्पोर्ट्स ही हम इसको कंसिडर करें, लेकिन कुछ चीज़ें हैं, सपोज़ करें कि जैसे ये हमारे जो भी प्लेयर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो एज एन क्रिकेटर जो है या एज एन प्लेयर वो ऑलरेडी इन है, मतलब क्रिकेट के अंदर उनकी टीम्स भी हैं, वो मैचेस भी खेलते हैं, तो वहाँ पर भी ये इसी तरीके से बिहेव करते होंगे ऑब्वियसली। वहाँ पर भी जब वो वहाँ पर इस तरीके से उन्हें कोई रोक टोक नहीं होती है तो वो यहाँ पर क्यों रुकेंगे? उसकी वजह क्या है, आपको क्या लगता है? देखें, हमें खुद को ये सोचना चाहिए ना कि हम एक अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं, एक अच्छा टूर्नामेंट हम खेल रहे हैं, तो हम जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको फॉलो करें। और इस मरतबा जनरल सेक्रेटरी साहब ने स्ट्रिक्टली मुझे कहा है कि आप एक थर्ड अंपायर, मतलब एक मैच रेफरी है ना, हायर करें। ठीक है, और वो इन सब चीज़ों को वॉच आउट करे कि कोई भी रूल एंड रेगुलेशन जो ब्रेक हो रहे हैं ना, तो उनकी वायलेशन के ऊपर आप पूरा उन्हें पहले से ही एक चार्ट बना के दे दें कि जिसमें पहले से ही पता हो हमें कि किस चीज़ में क्या हमें पनिश करना है उस प्लेयर को। आइदर वो कैश की फॉर्म में हो, कोई फ़ाइन हो या बैन हो, एक मैच के लिए बैन कर दिया हमने, या कोई ऐसा है कि कोई ऐसी वायलेशन की है प्लेयर्स ने कि मैनेजमेंट से बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी कर ली, तो हम उसे पूरा टूर्नामेंट भी बैन कर सकते हैं। हम लोगों को खुला इस मरतबा जनरल सेक्रेटरी साहब ने कहा है कि मेरी पूरी परमिशन है, आप अपने हिसाब से टूर्नामेंट चलाएं। मतलब ये कि आपने बिल्कुल स्ट्रिक्ट पॉलिसी के साथ आप इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज एग्जैक्टली देखें, जैसे इन लास्ट टर्म्स ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन। देखें, जैसे लास्ट टाइम मेरा एज ए स्पोर्ट्स सेक्रेटरी पहला KSL था, तो उसमें काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी भी दी हुई थी मैंने
तो अब इस तरीके से इतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगी। अब चाहे कोई रिश्तेदार हो या कोई दोस्त हो, तो रूल सबके लिए ना बेहतर, सबके लिए सेम ही है। और मैं अपनी मैनेजमेंट टीम के साथ भी यही मतलब मैनेजमेंट टीम को भी इस चीज़ से आगाह करूँगा कि किसी भी किस्म का फेवरेटिज्म ना हो। फेवरेटिज्म की आपने बात की तो ये मतलब ये एक ऐसा तासुर है कि आप ना चाहते हुए भी आपको ये मिलेगा, क्योंकि एज एन ए कम्युनिटी हम एक दूसरे से अटैच्ड हैं। कहीं ना कहीं से कोई रिलेशनशिप निकल ही आता है, तो फिर लोगों के दिल में जो है वो ये बात आ ही जाती है कि इसने इसके साथ ये किया, इसने इसके साथ इस तरीके से फेवरेटिज्म की, इसने मुझे इस तरह से कहा, हालांकि इसने भी ये गलती की थी, उसको कुछ नहीं कहा। तो इस चीज़ को थोड़ा सा आपको मतलब एक बहुत ईगल बर्ड आई व्यू जिसको कहते हैं कि ऊपर से आपको देखना पड़ेगा, ताकि किसी के साथ भी कोई वो ना हो, मतलब ये कि अनजस्टिफाई ना हो, अनजस्टिस ना हो। ठीक है, देखें ये जो डिसीजन है ना, अव्वल तो ये डिसीजन मेरा होगा नहीं, क्योंकि हम सिर्फ वॉयलेशन चार्ट प्रोवाइड करेंगे अंपायर्स को, मैच ऑफिशियल्स को। अब उसके ऊपर वॉयलेशन के ऊपर क्या एक्शन लेना है उनके पास पहले से ही मौजूद। ये बात समझ में आती है कि मैच रेफरी अगर आप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, एक जिस तरह से इंटरनेशनल मैचेस में भी मैच रेफरी होता है जो कि पूरी मैच की जो करस्पॉन्डेंस होती है या मैच की जो पूरी हैपनिंग्स होती हैं उसको एक दूर से एक न्यूट्रल आई से देख रहा होता है। उसके लिए कोई वतन या कोई कंट्री या कोई ख़ास प्लेयर जो है वो मायने नहीं रखता है। वो एज एन आईसीसी का जैसे रिप्रेजेंटेटिव होता है, वो उसको आईसीसी की बॉडी के तौर पर उसे वॉच कर रहा होता है। इसी तरीके से आपने एक न्यूट्रल बंदा एज ए मैच रेफरी आपने इंट्रोड्यूस करवाया है, जो कि उसके नज़दीक ना बिरादरी, ना कोई प्लेयर, ना कोई ऐसी चीज़ वो मैटर करती होगी। ठीक है, ये बहुत अच्छी चीज़ है और उम्मीद करते हैं कि इसके इंट्रोडक्शन से हमें कुछ अच्छी पॉजिटिव चीज़ें देखने को मिलेंगी। बहुत अच्छी बात है ये भी। अच्छा, नेक्स्ट अब मेरा सवाल आपसे ये है कि इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज करते हुए आपको कौन कौन से चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है? देखें, ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारा छठा एडिशन है, तो 5 एडिशन से करते आ रहे हैं, तो इतना बड़ा कोई चैलेंज नहीं आया हमें, क्योंकि जब ग्राउंड्स हमें अरेंज करने थे सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो होता है वो ग्राउंड्स का ही होता है। तो खैर फजल अब्बास बहुत एक्टिव मेंबर हैं स्पोर्ट्स कमेटी के, तो विद इन 2 डेज़ हमारे पास पूरे 3 महीने के लिए टूर्नामेंट के लिए ग्राउंड हमारे पास अवेलेबल था, तो वो ग्राउंड की बुकिंग हो चुकी थी। ठीक है, इसके अलावा आप को देखें ये पूरा एक टूर्नामेंट है ऑर्गेनाइज़ करवाना, तो उसके साथ स्कोरिंग होती है, फिर प्लेयर्स की वाटर बॉटल्स और सारी चीज़ें जो मेहमान आ रहे होते हैं उनके लिए अरेंजमेंट, तो उस हवाले से आपकी टीम रेडी है? देखें, बहुत अच्छा सवाल है आपका। तो हमारे स्पोर्ट्स कमेटी के एक मेंबर हैं अब्दुल रकीब शकील अहमद गवादर वाला, तो इन सब चीज़ों को वही मैनेज किया करते हैं। तो इस मरतबा भी वो लाइनअप हैं, चाहे वाटर बॉटल्स हों या हमारी मेडिकल किट हो, तो वो खुद से उनको चीज़ें पता होती हैं, बल्कि वो मुझे बता रहे होते हैं कि फ़ैल भाई अभी ये रह गया है, फ़ैल भाई अभी ये करना है। तो वो बहुत एक्टिवली काम कर रहे हैं पहले सीज़न से, तो अब बहुत अच्छे ट्रेन हो चुके हैं। चलें, ये भी ये जैसे समझें कि ये जो कम्युनिटी वर्क होता है इसकी ख़ास बात यही होती है कि आप अपने नीचे के लोगों को ट्रेन कर रहे होते हो और वो कुछ अरसे के बाद वो आपको रिप्लेस कर जाते हैं। एग्जैक्टली, क्योंकि ये चीज़ें हमेशा एक ही बंदा नहीं संभाल सकता है, और ये एक अच्छी स्ट्रैटेजी होती है कि आप अपने नीचे के बंदों को ट्रेन करें कि वो आपको रिप्लेस कर सकें। इसके अंदर कोई बुरी बात नहीं है। एग्जैक्टली। फहील, मैं आपसे कल के मैचेस के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूँगा। वो हमारे ओपनिंग मैचेस हैं टूर्नामेंट के। पहला मैच खेला जाएगा खत्री स्कॉर्पियंस और खत्री लॉयंस के दरमियान। जी, एग्जैक्टली। और दोनों टीम्स को आप किस तरीके से देखते हैं और उन मैचेस के हवाले से आपकी क्या प्रेडिक्शन है? मतलब सबसे पहले हम मैच 1 को डिस्कस करते हैं जो खत्री लॉयंस और खत्री स्कॉर्पियंस के दरमियान खेला जाएगा। देखें, टीम सारी बैलेंस्ड हैं, क्योंकि इस मरतबा कैटेगरीज जो थी वो काफ़ी बैलेंस कैटेगरीज। हाँ, ये एक चीज़ मैंने नोट की थी कि जो टीम्स बनी हैं वो काफ़ी बैलेंस बनी हैं। सिर्फ और सिर्फ अब चीज़ जो मैटर करती है वो आपका ग्राउंड प्रेशर है, और उस वक्त मोमेंट के ऊपर जो आपने डिसीजंस लेने हैं, कैप्टन के ऊपर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी आएगी कि वो उस वक्त ऐसे डिसीजंस ले कि वो उस टीम को सुपरसीड कर जाए, क्योंकि टीम्स बैलेंस हैं। जो मैंने देखा है स्क्वाड को, जो मैंने देखा है वो टीम बैलेंस मुझे नज़र आ रही हैं। एग्जैक्टली ऐसा ही है। अब इसमें कल मैच बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। पहला, क्योंकि एक तरफ एक्सपीरियंस कैप्टन है जिन्होंने पास्ट में बहुत सारी मिसालें देखी जाती हैं कि उन्होंने अपनी टीम को फाइनल तक ले गए, फरूक अमीन अंजारिया। बिल्कुल बिल्कुल, तो वो कोई नया मुझे याद है कि वो बुल्स
बुल्स के वक्त जो गालिबन वो KSL एडिशन 2 था शायद, एडिशन 2 था जिसमें बिल्कुल ही बाहर हो गए थे। मतलब ये कि शुरू के 2 मैचेस हारे थे और उसके बाद उनको कंसेक्यूटिव जो है वो 3 मैचेस जीतने थे और बड़े मार्जिन से जीतने थे, और एट द एंड ऑफ द डे वो टूर्नामेंट के विनर हो गए थे। एग्जैक्टली ऐसा ही और वो मैच जो है वो सुपर ओवर तक गया था। एग्जैक्टली वो तो बड़ा मेमोरेबल मैच था वो। एग्जैक्टली बिल्कुल KSL 2 का फाइनल था। तो एक तरफ हमारे बहुत एक्सपीरियंस कैप्टन है और एक तरफ हमारे असद बांदारा हैं। तो ये इमर्जिंग एक मतलब फर्स्ट टाइम वो कैप्टन कम्युनिटी क्रिकेट के अंदर कैप्टन, एक जैसे जमात के बेसिस पर जो टूर्नामेंट हो रहा है, जमात के लेवल पर जो टूर्नामेंट हो रहा है, उसको फर्स्ट टाइम कैप्टन कर रहे हैं किसी टीम एग्जैक्टली और पहले लेकिन उन्होंने अपनी टीम के वो कैप्टन रह चुके हैं, मतलब अभी भी कंटिन्यू कैप्टनसी कर रहे हैं वो टीम फैल्कन्स में। मतलब वो एक्सपीरियंस पास्ट एक्सपीरियंस लेकर आ रहे हैं, पास्ट एक्सपीरियंस लेके आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर विद इन KSL उनका पहला एक्सपीरियंस है। ठीक है होगा, पहला एक्सपीरियंस होगा, पहला एक्सपीरियंस होगा। तो अब देखते हैं कि वो अपनी टीम, क्योंकि बात सिर्फ ये नहीं है ना कैप्टनसी की, बात ये है कि हमारे अलग अलग लड़के होते हैं, हर टीम्स के लड़के जेलअप होके खेल रहे होते हैं। ठीक है, जेलिंग वो कितनी करते हैं ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ बहुत मैटर करती है। उनको सबसे पहले अपने कॉम्बिनेशन को देखना पड़ेगा कि वो जो जाहिर सी बात है इन टीम्स में या तो इन्होंने नेट्स किए होंगे या उन्होंने कोई टूर्नामेंट का मैच खेल लिया होगा, मतलब XYZ किसी के साथ भी इन्होंने एक ऐसा प्रैक्टिस मैच खेल लिया होगा जिसमें उनको आइडिया हो गया होगा कि उनकी टीम कहाँ स्टैंड कर रही है, कौन सा प्लेयर किस जगह पर सूटेबल है। ठीक है, एग्जैक्टली अगर लायंस की हम बात करें ना तो उनके पास जो अटैक है वो डेडली अटैक है, क्योंकि बॉलिंग अटैक की बात कर रहा हूँ। उसामा याकूबानी किसी तारीफ के मोहताज नहीं है। हम देख सकते हैं कि उनका बॉल कितना स्विंग करता है, कितने पेस से आता है। ठीक है, और उनके साथ फजले अब्बास, गुलाम अब्बास सुत्तरवाला लास्ट टूर्नामेंट के बेस्ट बॉलर रहे थे। ठीक है, मोस्ट विकेट्स उन्होंने ली थी। ठीक, बिल्कुल सही। तो बॉलिंग अटैक बहुत अच्छा है लायंस के पास, लेकिन हम जो स्कॉर्पियंस की भी बॉलिंग है उसको भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि उनके पास बहुत सारे बॉलर्स हैं और क्वालिटी बॉलर्स भी मौजूद हैं। जैसे अगर मैं नाम लूं तो महाद बाडाई भी हैं, असद बांदारा खुद हैं, अदील बिपड़ा हैं, हसीब बिपड़ा हैं, जो उसामा के हम कह सकते हैं कि उनको कॉम्पीट करेंगे कर सकते हैं इस टूर्नामेंट में। ठीक है, हसीब के ऊपर ज़्यादा जिम्मेदारी आयद हो रही है क्योंकि पिछले कुछ टूर्नामेंट से हम देख रहे हैं कि वो ऑफ कलर्स जा रहे हैं कम्युनिटी क्रिकेट में। वो थोड़े से जो टूर्नामेंट्स हो रहे हैं उसमें कुछ पिछले टूर्नामेंट की भी इतनी एज सच इनको पजीराई नहीं मिल सकी थी बॉलिंग में। और स्कॉर्पियन के साथ एक जो मुझे जो एक एडिड बेनिफिट नज़र आ रहा है, जो राइजिंग स्टार से इनको एक प्लेयर इन्होंने जो चूज़ किया है, आयान अब्दुल हमीद सुत्तरवाला, बिल्कुल ये इनके लिए एक डिफरेंशियल एक चीज़ जो एक वो होगी, एक डिफरेंशिएट नज़र आएगा, क्योंकि हम ये समझते हैं कि आयान एक पूरा मुकम्मल प्लेयर है, ऑलराउंडर है, पूरा एक ऑलराउंडर है। वो अगर गोल्ड नहीं तो सिल्वर को तो ऑटोमेटिकली वो रिप्लेस करता हुआ नजर आ रहा है। एग्जैक्टली देखिए, एक तरफ आयान है, अब एक तरफ फुदैल भी उनके पास बहुत अच्छा ऑप्शन है, वो लायंस के पास। तो राइजिंग के इस मरतबा प्लेयर्स जो हमारे हैं काफ़ी एनर्जेटिक प्लेयर्स हैं। अब फुदैल भी अब एज अ बैट्समैन उसे कंसीडर करें या एज अ बॉलर करें या एज अ फील्डर करें, तो वो भी काफ़ी इनपुट देंगे अपनी टीम में। ठीक है, तो ये तो हम फर्स्ट मैच को, आपको क्या लगता है फर्स्ट मैच को हम क्लोज करते हैं किस टीम के साथ? आपका क्या किसको आप जीतता हुआ देख रहे हैं? देखिए, मैं तो दोनों को ही सपोर्ट करूंगा क्योंकि कम्युनिटी क्रिकेट है और एज अ स्पोर्ट्स सेक्रेटरी नहीं, आप एक इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर के तौर पर आप इस वक्त जो है वो आप उसको छोड़ दें, मैं सिर्फ आपसे ये सवाल कर रहा हूँ, इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर के तौर पर आपको किस टीम का पलड़ा भारी नजर आ रहा है इस वक्त? देखिए, मेरे अकॉर्डिंग स्कॉर्पियंस जो है वो ऑन पेपर थोड़ी सी हैवी है लायंस से, लेकिन सपोर्ट मेरा दोनों को ही रहेगा। मैं यहाँ पे बायसनेस बिल्कुल नहीं करूँगा क्योंकि फारूक भाई हो गए, फजल हो गया, और अगर सामने वाली साइड से देखें तो असद बांदार हो गए, अशरफ हो गए, तो सबसे मेरे अच्छे टर्म्स है, तो मैं किसी एक की साइड पे नहीं रहूँगा, मैं दोनों को इक्वली सपोर्ट कर रहा हूँ। ठीक है, हर टीम को सपोर्ट कर रहा हूँ, आप उसके साथ हो जाएंगे। हाँ, मैं 6 की 6 टीमों के साथ हूँ। चले, बहुत अच्छी बात है, ये तो बढ़िया हो गया ये। अच्छा, अब दूसरे मैच को हम डिस्कस करते हैं। दूसरा मैच जो है वो खेला जाएगा खतरी स्टैग्स और खतरी रैम्स। ठीक है, खतरी रैम्स को कैप्टन कर रहे हैं वासिक। जिस तरह से हमने असद के बारे में कहा, वासिक भी इस वक्त जो है वो गालिबन फर्स्ट टाइम किसी टीम को, हाँ, कम्युनिटी क्रिकेट में वो भी फर्स्ट टाइम कैप्टनसी करेंगे, लेकिन वासिक का भी प्रीवियस एक्सपीरियंस रहा है, वो डिफरेंट क्लब्स के साथ खेले हैं, अपनी यूनिवर्सिटी की टीम के साथ खेले हैं,
तो सब में उनका कैप्टनसी अच्छा, इधर एक मजे की बात है कि ब्रदर वर्सेस ब्रदर होने वाला है। एग्जैक्टली होने वाला है, लेकिन इस चीज़ को जहाँ तक मैं जानता हूँ वाजिद और वासिक दोनों को, तो वो इसमें ब्रदरहुड लाते नहीं हैं। वो अपना नेचुरल गेम खेलते हैं जैसा खेलना चाहिए उन्हें, और दोनों की एफर्ट होती है कि यार सामने वाले को जितना जल्दी अच्छा, इसके अंदर अब स्टैक्स को थोड़ा सा एक एज हासिल हो जाएगा कि जो इनके कैप्टन है एग्जैक्टली अब्दुल वाजिद, बहुत जाने माने कैप्टन है कम्युनिटी के, एक बहुत वास्ट एक्सपीरियंस लेकर आ रहे हैं बॉलिंग का, कैप्टनसी का और साथ में बैटिंग का भी। तो इसके साथ आपको क्या लगता है कि वाजिद अंडर प्रेशर खेलेंगे? क्या लगता है आपको? नहीं, अंडर प्रेशर तो नहीं खेलेंगे। देखें, अब से अगर वाजिद की हम कैप्टनसी स्किल्स की बात करते हैं, वो नो डाउट बहुत अच्छी स्किल्स हैं उनके पास, लेकिन एक बंदे को हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं, अब्दुल वहाब गैदर, जो कि को फ्रेंचाइजी हैं रैम्स के। तो उन्होंने भी एक बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है और उनका भी आउट ऑफ द रोप एक विजन होगा जो वो गाइड कर रहे होंगे कैप्टन को, तो वो भी काफ़ी मैटर करता है। तो आपके पास ऐसे मेंटोर्स मौजूद हैं कम्युनिटी क्रिकेट में, ऐसे मेंटोर्स मौजूद हैं। अगर मैं नाम लूँ तो अरशद हुसैन रंगवाला, अब्दुल वहाब गैदर, आरिफ गैदर, तो ये काफ़ी लोग हैं ऐसे। ठीक है, तो आप दोनों के स्क्वाड्स को थोड़ा सा अगर हम मवाजना कर लें, बिल्कुल लास्ट में, बिल्कुल अब हम ख़त्म करने जाएंगे अब, क्योंकि काफ़ी लंबी हो गई है हमारी ये वीडियो। दोनों स्क्वाड्स को अगर आप मवाजना करें तो आपको किस प्लेयर से ज़्यादा होप नज़र आ रही है दोनों टीम से? देखें, मुझे इस मरतबा बहुत पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं वासिक की तरफ से, क्योंकि वासिक बहुत एक अच्छे ऑलराउंडर हैं और इस मरतबा मुझे लग रहा है कि वो एज अ कैप्टन भी डिलीवर करेंगे, जिस तरीके से मैंने असद के बारे में कहा। वो एक कंप्लीट ऑलराउंडर है, उनकी बॉलिंग भी अच्छी है, वो मतलब ये कि उनके अंदर ये एबिलिटी है कि वो किसी वक्त भी विकेट ले सकते हैं। एग्जैक्टली ठीक है, और रन्स को भी कर्टेल कर सकते हैं। एग्जैक्टली इसके साथ साथ इनके जो दूसरे टीम मेंबर्स हैं, वो एक अच्छी, जो रैम्स ने जो टीम सिलेक्शन की है वो बहुत बैलेंस्ड मुझे नजर आती है। देखें, उनके सारे लड़के जो है ना वो जेल्ड हैं पहले से ही। अब देखें, मुजम्मिल डेसरपुरिया उनको वाइस कैप्टन, बिल्कुल हाँ, वाइस कैप्टन इंट्रोड्यूस किया है खतरी रैम्स ने, तो उनकी जेलिंग बहुत अच्छी है वासिक के। पहले दोनों ओपन भी किया करते थे, कम्युनिटी क्रिकेट में बहुत टूर्नामेंट्स इन्होंने साथ खेले हैं। अब ऐसे बात करें, सिबगतुल्लाह हो गए, दानिश भाई हो गए, दानिश गढ़ियाली साहब, तो इन्होंने खेली हुई। अब देखें, वहाँ पर जो इनपुट है ना स्ट्राइक में, वो वाजिद जैसे वो हैं लेग स्पिनर हैं, ऐसे ही वहाँ पर चाइनामैन है, तो वहाँ पर दानिश गढ़ियाली हैं। तो दोनों टीमों को स्पिन में तो बैलेंस ही हैं, बस ये देखना है कि दोनों टीमें बैलेंस। स्टैग्स में ताहिर सुतर वाला स्टैग्स क्या है? ताहिर सुतर वाला है, और हम इस चीज़ को इग्नोर नहीं कर सकते कि जो लास्ट मैच उन्होंने खेला था तो उसमें 178 नॉट आउट, अच्छा T20 में, जी T20 में 178 नॉट आउट, आउट हो गए थे इनिंग की सेकंड लास्ट बॉल पे। 178 स्कोर किया था ऑन 75 बॉल्स, तो इस चीज़ को इग्नोर नहीं किया जा सकता और बहुत एक हेल्दी इनपुट मिलेगा उनको ताहिर की तरफ से, उनके कैप्टन को। चलें, अब इसमें भी मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि किस टीम को आप जीतता हुआ देख रहे हैं? मुझे इस मरतबा वाजिद की टीम को मैं बोलूँगा, क्योंकि उनकी जो कैप्टनसी स्किल्स है ना वो किसी भी वक्त मैच टर्न कर सकते हैं। ठीक तो लेकिन वही बात है कि सपोर्ट दोनों के साथ रहेगा। अब ऐसे तो फरहान भाई भी हैं, वहाब भाई भी हैं, तो दोनों से मेरी अच्छी मुबीन हैं, तो मेरी मतलब कम्युनिटी में सबसे ही जो क्रिकेट फैंस हैं उनसे अच्छी कोऑर्डिनेशन है, तो मैं किसी को भी फेवर यहाँ पर भी नहीं करूँगा, तो बायसनेस आ जाएगी। लेकिन ऑन पेपर अगर देखें या ऑन स्किल्स देखें तो मुझे स्ट्राइक्स जीतता हुआ नज़र आ रहा है। वी आर रियली थैंकफुल टू यू फ़हील कि आपने अपने इस कीमती वक्त में से हमें टाइम दिया। नाजरीन, हमें उम्मीद है कि आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा और हम ये चाहेंगे कि इस प्रोग्राम को मज़ीद बेहतर करने के लिए आप हमें अपनी कीमती आरा से आगाह करें। हम आपसे इजाज़त चाहेंगे, मिलते हैं अगले एपिसोड में। अस्सलामु अलैकुम।